हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई थिंक बहुत बेहतर होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर के एमसीक्यू स्टार्ट किए थे, तो जिसमें लगभग हमने 50 क्वेश्चन आपको करवा दिए थे और 53 नंबर पे पहुंच गए थे। तो देखते हैं क्या सीन है आगे के क्वेश्चंस में और क्या उसका सिनारियो है, कैसे उनको सॉल्व करना है, क्या तरीके हो सकते हैं, वो सारी बातें हम आपको बताएंगे। दूसरी बातें ये भी हैं, जैसे हर एक क्वेश्चन नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन करवाने का कोई मतलब नहीं होता है। वो क्वेश्चन पे फोकस करना चाहिए जो आने वाला है ना। तो वो मैंने फोकस्ड करके उन पे टाइम देके आपको बताए हैं। जो बहुत बेसिक क्वेश्चन है वो तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ देखिए 53 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये कह रहा है कि मॉड ऑफ 1/2n-0 लेस आर इक्वल टू है 1/1500 फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एम है, देन एम किसके इक्वल होगा। कह रहा है एन ग्रेटर आर इक्वल टू एम है। इस कंडीशन की फॉर्मेट में आपको बनाना है। तो आपको 110% ये बात पता होती है कि अगर जैसे मॉड के अंदर कुछ लिखा है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/500 लेस आर इक्वल 1/2n लेस आर इक्वल 1/500। इस तरीके से होगा, ठीक है। कोई समस्या नहीं। तो जैसे मैं यही दो टर्म अगर उठा लूँ तो कोई समस्या वाली यहाँ पे बात है नहीं। फिर इन दोनों टर्म को उठा के बात कर लेंगे। तो अगर इन दोनों टर्म को उठाएं तो यहाँ से आएगा 1/2n लेस आर इक्वल टू 1/500। अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 2n ग्रेटर आर इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 500। 2 से डिवाइड करोगे तो n ग्रेटर आर इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 300। तो आएगा नहीं, 250 आएगा, क्योंकि n से जब 500 को डिवाइड करोगे तो हमारे पास आंसर जो बचने वाला है वो कितना बचेगा। आंसर हमारे पास 250 आंसर बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये यही कह रहा है, ये फॉर्मेट हमको दे के रखा है n ग्रेटर आर इक्वल टू एम। तो जैसे अगर आप बनाओगे ये इसको ऊपर करोगे, रेसिप्रोकल जब करोगे तो ये हमारे पास इनइक्वलिटी चेंज होता है। इनइक्वलिटी चेंज होगा तो कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ से n ग्रेटर आर इक्वल टू 2 से जब 500 को डिवाइड करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा। और ये 250 को अगर मैं m कह दूँ तो n ग्रेटर आर इक्वल टू m हो जाएगा। कोई समस्या वाली बात नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इस हिसाब से सही है, बी गलत होगा, ए गलत होगा और सी गलत होगा। ये क्वेश्चन समझ में आया? बहुत बढ़िया। द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ अ बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड अगर सीक्वेंस है तो उसके लिमिट पॉइंट का सेट कैसा रहता है। मतलब अगर बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसके लिमिट पॉइंट का सेट कैसा रहने वाला है, इसके बारे में वो बात कर रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अगर समझाना चाहूँ तो आप भी समझ पाओगे इस बात पे कि आ, अगर आपके पास एक -1 सीक्वेंस है तो आपको मैंने समझाया था कि -1, 1 इसका लिमिट पॉइंट होगा, बाउंडेड है। और अगर आपके पास साइन एन सीक्वेंस है, ये भी एक बाउंडेड सीक्वेंस है, तो इसका लिमिट पॉइंट होता है क्लोज इंटरवल -1 से लेके 1 पे। तो फाइनाइट सेट भी बाउंडेड होता है और ये क्लोज इंटरवल भी है, ये भी हमारे पास क्या है, बाउंडेड ही है। बाउंडेड सेट का लिमिट पॉइंट जो होगा बाउंडेड सेट का वो फाई हो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फाइनाइट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, इनफाइनाइट देखो लिमिट पॉइंट आ रहे हैं। कन्वर्जेंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं, एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट आएंगे तो कन्वर्जेंट होगा ऐसा ज़रूरी नहीं, क्योंकि कन्वर्जेंट होने के लिए यूनिक लिमिट पॉइंट चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन बचता है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट जवाब, ठीक है। अगर सीक्वेंस एक्स एन है अपने पास, 55 नंबर देखो क्वेश्चन कह रहा है कि द सीक्वेंस एक्स एन वेर एक्स एन इज इक्वल टू 3 to the power n एन बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। 55 क्वेश्चन की बात कर रहा है कि एक सीक्वेंस है एक्स एन जहाँ पे एक्स एन 3 की पावर n है और n नेचुरल नंबर का मेंबर है। तो कह रहा है कि ये कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, यानी जस्ट लाइक आपको लिमिट इसमें निकालना है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 3 to the power n। जैसे आप 3 की पावर इन्फिनिटी रखोगे इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, यानी ये सीक्वेंस कैसी है, डाइवर्जेंट है, क्योंकि प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आता है तो कन्वर्जेंट नहीं हो सकता। जितनी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस होती हैं, हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है। दिस इज़ द थ्योरम एंड स्टेटमेंट है ना। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, ए इनकरेक्ट होगा, बी इनकरेक्ट होगा और डी इनकरेक्ट होगा। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस मस्ट बी बाउंडेड है ना, याद रखिएगा इसको। ये वाला 54 स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा। ये तो बेसिक सारे सवाल हैं, क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कि लिमिट साइन n π/3 अपॉन रूट n इज इक्वल टू, इस लिमिट के बारे में बात कर रहा है, इसकी लिमिट क्या निकल के आएगी। बड़ा दयनीय क्वेश्चन है भाई, लिमिट क्या होगी इसकी।
n टेंस टू इन्फिनिटी पे, ऑब्वियस सी बात है। तो जब इसकी आप लिमिट निकालोगे 57 वाले क्वेश्चन की, तो हमारे पास लिमिट क्या आएगी देखते हैं। जैसे मान लो कि n टेंस टू हमें इन्फिनिटी पे ही लिमिट इसकी निकालनी है। किस पे निकालनी है? n टेंस टू इन्फिनिटी पे। तो जैसे n की जगह यहाँ पे इन्फिनिटी आप रखोगे तो ये हो जाएगा साइन इन्फिनिटी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और 1/रूट इन्फिनिटी हमारे पास क्या होता है? जैसे आपको मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लिखा हुआ है, ये हमारे पास क्या है? साइन n π/3 है और अपॉन क्या है? रूट n है। इसका अगर आप मॉडुलस लेते हैं, क्या लेते हैं? मॉडुलस। तो साइन n π/3 जो होता है इसका मतलब साइन के साथ कोई भी वैल्यू हो +-1 के बीच में आती है तो 1/√n आएगा। और जैसे रूट n की जगह इन्फिनिटी रखोगे, ये किसकी तरफ चला जाएगा? ज़ीरो की तरफ चला जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी, ये किसकी तरफ चला जाएगा? ज़ीरो की तरफ चला जाएगा। बहुत बढ़िया। तो इस हिसाब से इसकी लिमिट जो है वो क्या आनी चाहिए? हमारे पास ज़ीरो आनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि साइन n π/3 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? साइन n π/3 लिखा हुआ है। ज़रा इसको थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं कि साइन n π/3 होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन n π/3, ये हमारे पास सीक्वेंस मान लेते हैं। तो ये हमारे पास आएगा साइन π/3, दूसरा पॉइंट आएगा साइन 2π/3, तीसरा पॉइंट आएगा साइन 3π/3, है ना। चौथा पॉइंट ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। साइन 3π/3 ये आंसर हमारे पास जीरो आएगा। यहाँ से देखो साइन 2π/3, यहाँ से हमारे पास क्या है? साइन 2π, साइन π/3 कितना होता है? 3×6=18, साइन 60, साइन 60 का मान कितना होता है? 1/2। और साइन 2π/3 यानी 3×6=18, 120 का मान क्या होता है? 90 + 30 करोगे, साइन 90 + 30, साइन हमारे पास साइन ही साइन बदल जाएगा कॉस में, या जगह 30 और 90 हमारे पास आगे आएगा ए यस, यहाँ पे प्लस का होता है साइन, कॉस 30 का मान होता है √3/2। ठीक है। अगेन हमारे पास क्या आएगा? साइन हमारे पास आएगा साइन 4π/3, तो 4π/3 की वैल्यू फिर से 1/2। अगेन 5π/3 तो उसकी वैल्यू फिर से √3/2। अगेन फिर से हमारे पास 2π आएगा तो ज़ीरो वैल्यू। तो आप देखेंगे इस पूरी सीक्वेंस में ये वाले 3 टर्म जो हैं ऑलवेज रिपीट कर रहे हैं, बार 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 क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं। तो इनमें से कोई एक लिमिट पॉइंट बनेगा, तीनों लिमिट पॉइंट बनेंगे, है ना। तो इसके लिमिट पॉइंट का जो सेट होगा 1/2, √3/2 और ज़ीरो होगा। तो चाहे 1/2/√n करो, चाहे √3/2/√n करो, चाहे 0/√n करो, इनमें से हमारे पास क्या होगा? हर केस में आंसर क्या आने वाला है? ज़ीरो ही आने वाला है। तो 57 का जो आंसर करेक्ट होगा वो हमारे पास क्या होगा? ज़ीरो होगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आपको यहाँ पे ये समझाने का हम प्रयास करते हैं। यहाँ देखो कह रहा है कि लिमिट Sn/n अगर L की तरफ जा रहा है तो Sn क्या होगा? कि लिमिट n टेंस टू Sn/L की लिमिट हमारे पास वो L की तरफ जा रही है, यानी किसी एक नंबर की तरफ जा रही है। L क्या है? नॉन ज़ीरो है। तो कह रहा है Sn बाउंडेड होगा। देखो जस्ट वी थिंक, अगर हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेते हैं, Sn को n ही लेते हैं, n/n कट जाएगा, एक आएगा जो कि ज़ीरो नहीं है। L का मान क्या आ गया अब की बार? एक। तो Sn हमारे पास यहाँ पे क्या कंसीडर हुआ? n। तो n क्या होता है? बाउंडेड नहीं होता है, यानी अनबाउंडेड होता है। तो ये n बाउंडेड नहीं होगा, ये गलत हो गया। और n हमारे पास कन्वर्जेंट नहीं होगा, ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ए और सी हमारे पास कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास बचा क्या? n अनबाउंडेड बचा। ठीक है। और डी हमारे पास नन ऑफ दिस तो गलत ही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब जैसे इस सीक्वेंस ए एन डिफाइन की गई है, इस टाइप के सीक्वेंस का लिमिट हमने निकालना आपको समझाया था। कहा था कि इस वन को हम रोक लेंगे ऐसे ही, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इस वन को हम ऐसे ही रोकेंगे। 1/1/2 की पावर n है, 1/3 की पावर हमारे पास क्या है? 3 है। अगेन 1/n की पावर हमारे पास क्या है? n है। तो देखो इसका अगर समेशन बनाओगे इस तरीके से तो 1/ क्या आएगा? n की पावर n, इस तरीके से आएगा 1/n की पावर n। नहीं, 1/n की पावर k लिख लो, और k इज़ रन्स फ्रॉम 1 से लेके n, इस तरीके से रन हो रहा है। ये सीक्वेंस है अपने पास। तो कह रहा है इस सीक्वेंस का लिमिट कहाँ लाई करेगा, किसके किसके बीच में लाई करेगा, इसके बारे में आपको बताना है। बड़ा
कॉम्प्लिकेटेड मैटर फंस गया कि इस सीक्वेंस का लिमिट जो है कहाँ पे लाई करेगा। 1/1 है। देखो जब भी आपको इस टाइप का सवाल आपको मिलता है तो हम क्या कहेंगे कि हाँ लेकिन लाइज बिटवीन पूछ रहा है ना, तो यहाँ से कंफर्म हो रहा है। देखो अगर एन की जगह आप 1 रखते हो, जैसे A1 निकालोगे, थिंक अबाउट डैट A1, तो यहाँ पे पहला टर्म 1 आएगा। A2 अगर आप निकालोगे तो एन की जगह 2 रखोगे तो 1+1/2 आएगा। A3 निकालोगे तो 1+1/2² +1/3 की पावर 3 आएगा। इस तरीके से टर्म आते चले जाएंगे। तो पहला टर्म हमारे पास क्या है 1, तो 1 से तो इसकी लिमिट क्या होगी बड़ी, इसकी लिमिट जो होगी 1 से क्या होगी बड़ी। तो 0 1 के बीच में हो ये तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि अगर 1 से बड़ा है तो जो है ये हमारे पास an जो होगा 1 से बाउंडेड होगा। यहाँ पे कुछ आएगा, वी डोंट नो क्या आएगा, बट हम बस आइडिया लगा रहे हैं कि क्या आना चाहिए। तो 0 तो हो नहीं सकता, 1 से बड़ा है ना, तो 1 से बड़ा है तो 3 भी नहीं हो सकता। 1 से बड़ा है तो 1 से बड़ा 3 से थोड़ी स्टार्ट होगा, 1 ही से स्टार्ट होगा, तो लोअर बाउंड तो इसका 1 ही होगा ना। इस सीक्वेंस का जो लोअर बाउंड है वो 1 ही होने वाला है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। डिपेंड करता है अब लास्ट टर्म 1/2 आएगा या 3/2, हमको इसके बारे में सोचना है। लास्ट टर्म हमारे पास 1/2, मतलब जो ये बाउंडेड होगा ये 1/2 से होगा या 3/2 से होगा, इसके बारे में हमको सोचना है। और ये जैसे हम सोच लेंगे काम हो जाएगा। 1 मिनट रुक जाओ, कॉल आ रहा है सर। हेलो। हेलो। हाँ सर। पूछ ले। तो पहले कौन से सर, अभी कुछ नहीं बताएंगे। नहीं कल भी कुछ नहीं बताया। अरे वो चलिए बताएंगे अभी, मैसेज किए हैं, जैसा होगा बताएंगे। ठीक है। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी इसको होल्ड करो, इसको लास्ट में करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा चूंकि हमने इस तरीके से पेपर लगा के रखा है, आगे हमारे पास कोई सादा पेज नहीं है जिस पे मैं तुमको समझा दूँ। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन जाएगा, इसको थोड़ा बाद में करते हैं। जैसे ये 60 नंबर जो क्वेश्चन है, इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था कि ये रिमान सम के हेल्प से हो जाएगा। जब भी कोई समेशन आप बनाओगे 1/n+k टाइप से, इस तरीके से, जहाँ पे k की वैल्यू 1 से लेके n तक रन कर रही है, तो हम ट्राई करते हैं इसको ऐसा लिखना। कैसे? समेशन ऑफ 1/n, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो 1/1+k/n बचेगा, ऐसा बचेगा। तो ये हमारे पास 1/n जो है वो dx में लिखते हैं, और k/n को हम लिखते हैं यक्स, k/n को हम क्या लिखते हैं यक्स, और 0 से 1 की लिमिट लेके इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये हमारे पास log 1+x आएगा और log 1+x आएगा। लिमिट रखोगे तो अल्टीमेट log 2 आ जाएगा। log 2 यानी फाइनाइट लिमिट होती है तो कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट, और ये नन ऑफ दिस का ऑप्शन तो सही नहीं हो सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इस टाइप की जब भी आपको सीक्वेंस दिखे कि सीक्वेंस an है जो कि इस तरीके से लिखी हुई है, a1 जहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, कन्वर्स करेगी टू अ पॉजिटिव रूट किस इक्वेशन में। ठीक है, तो जैसे कुछ भी हो, डरने वाली बात नहीं है। जैसे an है, ऐसे लिख a/1 + an+1। एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे कोई सीक्वेंस है xn, अगर वो l की तरफ जा रही तो ऑब्वियस सी बात है, अगर उसमें एक पॉइंट ऐड भी कर दोगे तो वो भी l की तरफ ही जाएगी, कोई समस्या वाली बात नहीं होती है। तो ये an l की तरफ जा रही है तो a/1 + a भी हमारे पास l की तरफ जाएगा, ये लिमिट हमने कह दिया। तो ये अब मल्टीप्लाई कर दो, l + l² = a हो गया, तो l² + l - a = 0। इस वाली इक्वेशन के पॉजिटिव रूट पे ये
क्या करेगी, कनेक्ट करेगी। तो एल की जगह आप एक्स रख दीजिए तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का ए बराबर ज़ीरो। ये आंसर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का ए बराबर ज़ीरो। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट जवाब, ये गलत हो गया। हमारी जो कॉसी सीक्वेंस होती है वो कन्वर्जेंट होती है, ये बात हम बहुत हाँ एक और बात, कॉसी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमारे पास कैसी रहती है, बाउंडेड। तो ये हमारे पास इसमें ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। कौन सा होगा, ए और बी दोनों सही होंगे, यानी ऑप्शन सी इज़ द मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन। ठीक है, कॉसी कन्वर्जेंट होती है, कन्वर्जेंट बाउंडेड होती है ना। कॉसी कन्वर्जेंट होती है और कन्वर्जेंट बाउंडेड होती है। ओके, समझ आई ये बात, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट, हमको क्या निकालना है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन निकालना है जहाँ पे ये वाली कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई कर रही है। अच्छा, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर निकालोगे जहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कैसे करना होगा, कैसे सोचोगे, है ना। 63 पे हम बात करते हैं। तो 63 पे हमारा जो क्वेश्चन है, देखते हैं क्या आएगा। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिस पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, जैसे अगर n की जगह 20 रखोगे, जो ऑप्शन में दिया है उसको ज़रा रख के देखते हैं। जैसे n की जगह यहाँ 20 रखोगे तो 20 टू ज़ा कितना होगा 40, और 23 से 40 को हमको क्या करना है, भाग करना है और 2 माइनस करना है, ऐसे। तो 40 से 2 ये हमारे पास देखो आ जाएगा 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 46। 40 से 46 घटेगा तो 6/23 आ जाएगा। क्या 6/23 लेस देन होता है 1/5 से, हमें ये सोचना है। क्या 6/23 लेस देन होगा, क्योंकि ये तो 0.2 आएगा। और जब 23 से 6 को डिवाइड करोगे, इसको एज़ कंपेयर टू हम क्या मान लेते हैं, 20 मान लेते हैं। 20 से जब 6 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.3 आएगा। 0.3 हमेशा क्या होता है, 0.3 आएगा। 20 से अगर हम 6 को डिवाइड करेंगे तो 0.2 से 0.3 क्या होता है, छोटा होता है। हमें लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। अच्छा, ओके, पॉजिटिव चाहिए, थोड़ा अलग सोचते हैं। ऐसा कर लो, इसमें 2n/n+3 माइनस का 2 लेस देन 1/5 है। ठीक है, 2 इधर भेजो, लेस देन 1/5 + 2, तो हो जाएगा 5 दूनी 10 से 11/5 हो जाएगा। इधर है 2n/n+3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2n, है ना। इसमें 5 से गुणा कर दो और इसमें आ जाएगा 11 और n+3 कर दो, ऐसे इस तरीके से। तो यह आ जाएगा 10n लेस देन, यह आ जाएगा 11n प्लस का 33, इस तरीके से। n इधर भेज दो तो हमारे पास, और 33 माइनस का 33 आ जाएगा, लेस देन, यह आ जाएगा n। तो n ग्रेटर देन होगा माइनस का 33, इस तरीके से। माइनस के 33 से n जो भी हो उसको आप ले सकते हो। तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर लेना है जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। अच्छा, इस तरीके से हमारे पास आया है -33 से बड़ा हो। छोटा किससे होना चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो छोटा होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस अप्लाई करना पड़ेगा। हम्म, छोटा होने के लिए आपको माइनस अप्लाई करना पड़ेगा। चलो अभी इसको रुको, बाद में डिस्कस करते हैं। ये देखो, सीक्वेंस एस एन दिया गया है जहाँ एस एन -1 है। इसके पास लिमिट पॉइंट 2 होंगे, +1 और -1 कई बार हम बता चुके हैं, तो ये कैंसिल हो गया। अगर एस एन 0 है, सीक्वेंस पी एन बाउंडेड है। एक क्वेश्चन की लिमिट 0 है और पी एन एक सीक्वेंस है जो कि बाउंडेड है, तो एस एन और पी एन के बारे में लिमिट पूछ रहा। अगर एक 0 है दूसरी बाउंडेड है तो मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, तो ये वाली सारी बातें गलत हो जाएंगी।
आगे बढ़ते हैं। एक फंक्शन आपको दिया गया है, कह रहा है ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, इफ़ पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए। जब भी ऐसे कोई फंक्शन दिया जाए और आपसे बोला जाए कि वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो पी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है क्या होगी। 66 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा है? 66। आई विल चेक। एफ एक्स माइनस कॉस एक्स और माइनस का 2px, ये क्या है? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। दिस फंक्शन इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। ओके। इक्वल में दिया गया है? नहीं, इक्वल में तो दिया नहीं गया है। तो इस फंक्शन को अगर हम ऐसे मान लें, यहाँ पे हटाओ, एक हम जी एक्स फंक्शन लेते हैं। जी एक्स फंक्शन क्या हो गया? एफ माइनस कॉस एक्स और माइनस का 2px, ऐसे 2px इस तरीके से। तो डिक्रीजिंग के लिए पूछ रहा है, तो डिक्रीजिंग के लिए आप क्या करो, इसको क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो। तो डिफ्रेंशिएट करो, एफ डैश आएगा कॉस का, साइन आ जाएगा माइनस का, और माइनस का आएगा ये 2p। डिक्रीजिंग कह रहा है तो ये लेस देन ज़ीरो होगा। फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, फंक्शन डिक्रीजिंग होता है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ से आएगा एफ डैश प्लस का साइन एक्स, ये हो गया लेस देन 2p। ऐसा होना चाहिए। p की वैल्यू क्या पॉसिबल होगी जिसके लिए फंक्शन डिक्रीजिंग है, हमको इसके बारे में बताना है। p की वैल्यू क्या होनी चाहिए? देखो, ये इस पूरी क्वांटिटी को हमको नेगेटिव करना है, तो इस क्वांटिटी को नेगेटिव करने के लिए p को हमें कुछ ऐसा लेना ही पड़ेगा जिससे ये क्वांटिटी हमारे पास क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए। अगर p को हम एग्जैक्टली 1/2 लेते हैं, थिंक अबाउट डैट, p को एग्जैक्टली 1/2 लेते हैं तो ये होगा एफ डैश प्लस का साइन एक्स माइनस का 2 इंटू 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया एफ डैश प्लस का साइन एक्स माइनस का 1, है ना? इस तरीके से आएगा। साइन की वैल्यू प्लस माइनस 1 के बीच में होती है, तो हमारे पास -1 से घटेगा तो हमेशा ये वाली टर्म नेगेटिव ही रहेगी। और फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास वो डिक्रीजिंग पहले से कह रहा है तो नेगेटिव होगा। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा करेक्ट होना चाहिए? सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए इस हिसाब से। लेकिन नहीं, ऐसा ज़रूरी तो है नहीं कि हमारे पास एफ डैश प्लस होगा या माइनस होगा, इसकी तो गारंटी उसने दे के नहीं रखा। ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है यहाँ से। लेकिन एक बात हमको ज़रूर समझ में आ रही है, एक बात समझ में आ रही है कि जैसे ही हमारे पास 2p ग्रेटर देन क्या है? एफ डैश प्लस साइन एक्स, ऐसे है। यहाँ से अगर मैं कह दूँ कि p ग्रेटर देन क्या होगा? एफ डैश प्लस का साइन एक्स अपॉन 2 होगा। तो अगर ऊपर वाला ये जो टर्म है ये मैक्सिमम हुआ तो हुआ, साइन देखो मैक्सिमम +-1 ही होता है, और एफ डैश हमारे पास कांस्टेंट हुआ फंक्शन तो 0 हो जाएगा, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। तो p को ग्रेटर देन 1/2 होना पड़ेगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, बाकी इनकरेक्ट हो जाएंगे। समझ आई बात? मतलब करना क्या है, थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है इसमें ज़्यादा। मैं तुमको फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ और बताता हूँ, ठीक है? जैसे इसको हटा दिया हमने, दोबारा हम तुमको समझाने का प्रयास करते हैं, समझिए। जैसे इसको जी फंक्शन हमने माना, एफ लिखा है, माइनस का कॉस एक्स लिखा है, माइनस का 2px लिखा है। इसको जब एक बार आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो यह प्लस साइन एक्स आएगा और माइनस का 2p आएगा। डिक्रीजिंग है तो नेगेटिव होगा। तो यहाँ से अगर हम p की वैल्यू निकालेंगे तो p ग्रेटर देन हमारे पास आएगा एफ डैश प्लस साइन एक्स अपॉन 2। यहाँ से हमको कंफर्म पता चल रहा है इसकी वैल्यू जो कुछ भी हो, पर ये ग्रेटर देन मान लेते हैं कि ये सिमिलर टू 1 होगी, क्योंकि ऑप्शन में हर जगह सिमिलर टू 1 दिया गया है इस देख। तो सिमिलर टू 1 होगी तो 1/2, p को ग्रेटर होना पड़ेगा 1/2 से, तब जाके हमारे पास क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर x ग्रेटर देन 0? इसमें से कौन सा सही नहीं है x ग्रेटर देन 0 के लिए? हमको ये बात बतानी है। एक्स अगर जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है तो मैं एक्स को एग्जैक्टली 1 लेता हूँ, यहाँ पे 1 ले रहा हूँ, यहाँ पे 1 ले रहा हूँ। और अगर यहाँ 1 लोगे तो ये सही हो जाएगा, यहाँ पे 1 लोगे तो 1/n ये भी सही हो जाएगा, और यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारे पास 1 ही आती है, तो ये भी सही है, ट्रू है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर x ग्रेटर देन 0 है तो क्यों हम 1 ही लें? 2 भी तो लिख सकते हैं। तो जैसे इसको 2 की पावर n करोगे, ये इसको इन्फिनिटी होना पड़ेगा, क्योंकि इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी होना पड़ेगा, तो ये सही नहीं होगा। अगर c सही नहीं होगा तो d सही नहीं होगा। लेकिन हाँ, b ऑलवेज सही है।
और ए भी ऑलवेज सही हमको दिख रहा है, क्योंकि एन की एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन, आप जीरो कुछ भी लो इस हिसाब से ये क्या रहेगा, ट्रू हो जाएगा, है ना। जैसे which ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, अरे यार मैं गलत बोल दिया, इसमें नॉट ट्रू पूछ रहा है और मैंने ट्रू की बात कर दी, कोई बात नहीं, बताते हैं। देखो x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है और हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, उसके बारे में हमको बात करनी है, तो वो ऑप्शन हमारे पास ये होगा, सी ऑप्शन। बाकी सारे गलत हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि ये हमेशा सही रहेगा, ये भी हमेशा सही रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ वन लोगे तो ऑल ऑफ दीज वाला सही हो जाएगा, लेकिन टू लोगे तो वन नहीं आएगा, ये वाले हमेशा बात गलत रहेगी। अब जैसे ये सीक्वेंस है लाइज बिटवीन, जैसे इसकी जो वैल्यू आती है वो ई आती है, ई की जो वैल्यू होती है 2.74 समथिंग होती है, तो दो से बड़ी होती है, एक तो हो नहीं सकती, तीन से बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है, नन ऑफ दीज नहीं हुई, तो दो और तीन के बीच में रहने वाली है। ये जो सीक्वेंस है एक्स एन हमको दिया गया है, ये कन्वर्स करती है, जैसे एन की जगह पे आप इन्फिनिटी रखोगे ना, तो एन की जगह इन्फिनिटी रखोगे तो 3 - 1/3 इन्फिनिटी -1, तो यह आ जाएगा 3 - 0, तो हमारे पास आंसर इसका क्या आएगा 3, क्योंकि 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 ही होता है, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 3, यानी सी। और डी गलत होगा, बी गलत होगा और ये गलत हो जाएगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये हमको सीक्वेंस पता है, सीक्वेंस एस एन, जहाँ पे एस एन हमारे पास क्या है, 1+1/2 +1/3 प्लस डॉट 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 1/n, इसके बारे में आपसे वो बात कर रहा है। ठीक है, कर रहा है तो अच्छी बात है। अभी सीक्वेंस के बारे में पूछ रहा है कि वो कॉसी है या कन्वर्जेंट है, या कॉसी होगी या नहीं होगी, उन सब चीज़ों के बारे में आपसे डिटेल में जानने के बारे में वो पूछ रहा है। तो कॉसी सीक्वेंस क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर सीक्वेंस कॉसी है तो क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। देखते हैं, जैसे इस सीक्वेंस की कन्वर्जेंस देखना है तो इसको समेसन में अगर लिखोगे तो k बराबर 1 to n, ये आएगा 1/k, ऐसे जोड़ते चले जाओगे तो ऐसे नहीं ही आएगा। अगर हम इसको n से डिवाइड कर देते हैं ऐसे, और यहाँ भी 1/n लिख देते हैं, कर सकते हैं, तो इसको हम रिमान सम में लिख सकते हैं, 0 से 1 का लिमिट लगाओगे और k/n की जगह x लिख दो, 1/n की जगह dx लिख दो, तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, log x आएगा, 0 से 1 की लिमिट आ जाएगी, तो ये आ जाएगा log 1 - log 0। ठीक है, log 0 हमारे पास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, log 1 का मान क्या होगा, 0 हो। अगर इस हिसाब से हम देखते हैं तो ये हमारे पास लिमिट क्या आ गई, 0, इन्फिनिटी पे कन्वर्स कर रही है, बिल्कुल हो नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। हम्म, क्योंकि सीक्वेंस अगर कॉसी होती है तो कैसी रहती है, कन्वर्जेंट रहती है। सीक्वेंस कॉसी है तो उसको कन्वर्जेंट ही होना पड़ेगा, ये 100% गारंटी की बात है, इसमें कोई समस्या वाली बात है ही नहीं। और ये जो सीक्वेंस आपको दे के रखा है, 1+1/2 +1/3 +1/4, जैसे एस एन दिया गया है, ठीक है, तो SN+1 अगर -SN करोगे दो टर्म का सीक्वेंस, तो हमारे पास क्या आएगा, जैसे यहाँ n+1 एक और ऐड हो जाएगा तो ये टर्म आएगा। और दो सीक्वेंसेस का डिफरेंस अगर एप्सिलॉन से लेस हो जाता है फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एम के लिए, तो वो सीक्वेंस कैसी होती हैं, कॉसी होती हैं, वो सीक्वेंस कैसी होती हैं, कॉसी होती हैं। तो जैसे कॉसी सीक्वेंस की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर कोई दो सीक्वेंस हम ले रहे हैं और उनका डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होता है फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एम के लिए, तो वो सीक्वेंस हमारे पास क्या रह जाएगी, कॉसी सीक्वेंस रह जाएगी। ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो, तो जैसे दो सीक्वेंस ले लें, एक्स एन और एक्स एम ले लो, उनका अगर डिफरेंस हम लेते हैं वो लेस देन एप्सिलॉन आता है फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एम के लिए, तो वो सीक्वेंस कैसी होती है, कॉसी होती है, ठीक है। दो सीक्वेंसेस का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन हो जाए तो ये जैसे हमेशा पॉजिटिव आएगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग है, 1/n टाइप की सीक्वेंस है, एक कन्वर्जेंट तो दिख नहीं रही मुझे। एक मिनट रुको, मैं चेक करके बताता हूँ ये क्या होगी।
हाँ जैसे ये बात तो मैं सही बोल रहा हूँ कि हाँ दो सीक्वेंसेस का डिफरेंस अगर लेस देन 1/n होता है तो सीक्वेंस हमारे पास कैसी रहती है, कौसी रहती है। बिल्कुल ये सही बात है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन ये मेरे अकॉर्डिंग सीक्वेंस कौसी है नहीं। इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे मैं देख रहा हूँ इसका जो आंसर लिखा हुआ है उसमें वो कह रहा है कि ये कौसी सीक्वेंस है, लेकिन मैं इसको कौसी मानता नहीं। क्यों नहीं मानता बता रहा हूँ। जैसे मैं पहला जो तरीका अपनाया और आपको समझाने का प्रयास किया कि इसका हम समेसन ले रहे हैं, तो ये के से स्टार्ट हुआ 1/n पे, तो ये 1/k आ गया और के को n से डिवाइड कर दिया और 1/k बैलेंस करने के लिए इसको हमने x मान लिया, इसको dx मान लिया। ये dx हो गया, ये 1/x हो गया। 0 to 1 की लिमिट पे हमने इसको इंटीग्रेट किया तो ये हमारे पास इन्फिनिटी आ गया, यानी डाइवर्जेंट सीक्वेंस आई। ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है। तो अगर कन्वर्जेंट ही नहीं, कॉसी सीक्वेंस होने के लिए उसको कन्वर्जेंट होना पड़ेगा, तो ये गलत हो गया। नॉट अ कॉसी, मे और मे नॉट बी कॉसी, नन ऑफ दिस। हाँ ये कॉसी नहीं है, ये कन्फर्म है। अब डाइवर्जेंट कर लो, कन्वर्जेंट भी हम नहीं कर सकते कन्वर्जेंट है कि नहीं है ना। ए नॉट अ कॉसी सीक्वेंस, ऑप्शन बी इसका लगाओ, है ना। ये इस तरीके से सही होगा। समझ आ गया। लेकिन इसमें आंसर आपको ए दिया गया है जो कि बिल्कुल ही गलत है। अब ये एशियन सीक्वेंस है, जहाँ भी आपको ऐसा दिखे इस तरीके का पहाड़ जैसा कुछ, ये ऑप्शन ए इसी पे कन्वर्स करता है, बाकी सब इनकरेक्ट। ठीक है। और ये हमारे पास कॉसी लिमिट थ्योरम से आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे एस एन की लिमिट जहाँ पे कन्वर्स करेगी ये पूरा टर्म वहीं पे कन्वर्स करता है बाई कॉसी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, प्रोडक्ट वाली। हर एक बाउंडेड मोनोटोन सीक्वेंस, जितनी भी बाउंडेड मोनोटोन सीक्वेंस होती हैं, बाउंडेड हो और मोनोटोन सीक्वेंस हो, यानी आइदर वो इंक्रीज कर रही हो या फिर वो डिक्रीज कर रही हो, सीक्वेंस बाउंडेड है और मोनोटोनिक है। वाओ, सीक्वेंस बाउंडेड है और मोनोटोनिक है, वो क्या होगी। बाउंडेड सीक्वेंस मोनोटोनिक है। मोनोटोन बोला है ना कि इंक्रीजिंग बोला है ना कि डिक्रीजिंग, वो इंक्रीज भी कर सकती है डिक्रीज भी कर सकती है। तो अगर बाउंडेड सीक्वेंस मोनोटोन है तो उस केस में वो क्या रहती है, कन्वर्जेंट रहती है। बाउंडेड सीक्वेंस अगर मोनोटोन होती है तो क्या रहने वाली है, कन्वर्जेंट रहने वाली है। बाकी सारे इनकरेक्ट। इफ सीक्वेंस एक्स एन इज कन्वर्जेंट देन द सीक्वेंस एस एन। अगर कोई एक सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है, ठीक है, तो उसका मॉड भी कन्वर्जेंट होगा, ऐसा ज़रूरी है क्या। कोई सीक्वेंस अगर आप ले लो और वो कन्वर्जेंट है तो क्या उसका मॉड कन्वर्जेंट होगा। इज़ देर एनी सीक्वेंस डेट इज़ अ कन्वर्जेंट, हमको उसके मॉड के बारे में बताना है, वो कन्वर्जेंट होगा। यस इट इज़ अ करेक्ट। अगर एस एन हमारा एल की तरफ जा रहा है तो इम्प्लाई करेगा मॉड ऑफ एस एन भी हमारा एल की तरफ जाएगा। दिस इज़ अ फॉर्मल रिजल्ट, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ये बाकी के इनकरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर एस एन की लिमिट ज़ीरो है देन द सीक्वेंस टी एन बाउंडेड है, तो उसकी लिमिट हमारे पास एस एन टी एन की भी ज़ीरो जाएगी, करवा चुके हैं। अगर टी एन की लिमिट एल डैश है और एल नॉन ज़ीरो है, टी एन भी नॉन ज़ीरो है फॉर ऑल एन के लिए, तो लिमिट 1/T n की हमारे पास क्या होगी, तो 1/L डैश हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बाकी सब इनकरेक्ट होंगे। ये एस एन की लिमिट एल जा रही है, टी एन की लिमिट हमारे पास एल डैश जा रही है, तो लिमिट S1 T n S2 T n-1 SN T n, इसको हम सीजारोस थ्योरम बोलते हैं, सीजारोस लिमिट थ्योरम। ठीक है, तो सीजारोस लिमिट थ्योरम के अनुसार पहला इस वाली सीक्वेंस का पहला टर्म, इस वाली सीक्वेंस का आखिरी, इसका दूसरा, इसका लास्ट से दूसरा, इसका तीसरा, इसका लास्ट से तीसरा, इस तरीके से सीक्वेंस का अरेंजमेंट होता है, उसे n से डिवाइड करते हैं तो वो l इंटू एल डैश पे कन्वर्ट करती है। ये सीजारोस थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है 76। ठीक है, दिस इज अ सीजारोज लिमिट थ्योरम। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़, जितनी भी बाउंडेड सीक्वेंस होती हैं उनके पास क्या होता है, ये बात मैंने आपको बताई थी। बाउंडेड सीक्वेंस में -1n भी आता है, 2 लिमिट पॉइंट होते हैं। साइन n भी बाउंडेड सीक्वेंस में आता है, इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट होते हैं, 3 लिमिट पॉइंट भी हो सकते हैं। और एक कांस्टेंट सीक्वेंस ले लो, 1 लिमिट पॉइंट भी होगा, है ना। तो 2 लिमिट पॉइंट, 3 लिमिट पॉइंट, 1 लिमिट पॉइंट, जितनी भी बाउंडेड सीक्वेंसेस होती हैं कम से कम उसके पास एक लिमिट पॉइंट तो रहने ही वाला है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट, बाकी सब इनकरेक्ट होंगे।
ये सेट दिया गया है -1 की पावर n है अपॉन 2 की पावर n है, n एक पॉजिटिव इंटीजर है तो इसके बारे में बताना है। जैसे ये हमारे पास जैसे n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे ये 0 की तरफ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये सेट हमारे पास कैसा होगा, बाउंडेड होगा। ये सेट हमारे पास कैसा होगा, बाउंडेड होगा। लेकिन अब इसमें बाउंडेड अबव बिलो की भी बात हो गई है, तो इसके बारे में भी हम देख ही लेते हैं कि क्या कंडीशन आएगी इसमें, है ना। फिलहाल जब ये इन्फिनिटी पे ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर आता है तो बाउंडेड होता है, बहुत ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता आपको है नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट ऑफ रियल नंबर, जितने भी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट होते हैं रियल नंबर के, है ना, उनके पास एक लिमिट पॉइंट होता है। इसको हम बोलते हैं बोलन-जेनो-वेस्ट्रास थ्योरम। इसको हम क्या कहते हैं, बोलन-जेनो-वेस्ट्रास थ्योरम कहते हैं। बाउंडेड इनफाइनाइट सेट अगर है, सेट अगर बाउंडेड है और साथ में इनफाइनाइट है ना, तो उसके पास एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट, एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट, एक लिमिट पॉइंट होता है। ठीक, एक लिमिट पॉइंट होगा तो हमारे पास क्या है, एवरी बाउंडेड सेट ऑफ अ रियल नंबर एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। इसको बोलते हैं बोलेंजानो-वेस्ट्रास थ्योरम। ठीक है। हाँ, जो ड्राइव सेट होता है, ड्राइव सेट समझ, तो ड्राइव सेट ऑफ रेशनल नंबर। ड्राइव सेट मतलब होता है जैसे रेशनल नंबर, जैसे कोई सेट है उसके ड्राइव सेट को हम ऐसे लिखते हैं, ये ड्राइव इस तरीके से। तो ये जो ड्राइव सेट होता है वो एक एक कलेक्शन होता है लिमिट पॉइंट का। मतलब ड्राइव सेट वो सेट होता है जो कि उस सेट के सारे लिमिट पॉइंट को कलेक्ट करे। मतलब ड्राइव सेट ऑफ द सेट क्यू, जो क्यू सेट होता है, क्यू सेट का ड्राइव सेट, यानी क्यू सेट के जो ड्राइव सेट होते हैं, यानी सेट ऑफ रेशनल नंबर के लिमिट पॉइंट कितने होंगे, तो पूरा का पूरा रियल नंबर आता है ना, पूरा का पूरा रियल नंबर आता है। तो ड्राइव सेट ऑफ क्यू जो होता है वो हमारे पास आर रहता है। इसी तरीके से ड्राइव सेट क्यू हो, चाहे ड्राइव सेट क्यू कॉम्प्लीमेंट इरेशनल नंबर हो या फिर आर ही हो, इन सब का ड्राइव सेट हमारे पास क्या रहता है, आर ही रहता है। तो ऑप्शन कौन सा, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बाकी सब गलत हो जाएंगे। एवरी सिंगल्टन सेट इन आर, सिंगल्टन सेट हमेशा क्या होता है, क्लोज्ड होता है। सिंगल्टन सेट ओपन नहीं होता है, नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड, ये भी गलत। सिंगल्टन सेट हमेशा क्लोज्ड रहता है, ये याद रखना। जितने भी सिंगल्टन सेट होते हैं हमेशा क्लोज्ड रहते हैं। अ सेट विच कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स फाइनाइट लिमिट पॉइंट, अगर कोई सेट है जो कि सारे के सारे फाइनाइट लिमिट पॉइंट कंटेन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट, है ना। ऑल ऑफ इट्स फाइनाइट लिमिट पॉइंट, फाइनाइट लिमिट पॉइंट अगर वो कंटेन करता है, कोई सेट ऐसा रहता है जिसके अंदर फाइनाइट लिमिट पॉइंट आते हैं, तो उसको डिस्क्रीट सेट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्क्रीट सेट। इसको ध्यान रखिएगा। ये जो सीक्वेंस लिखी है Sn-1 की पावर n, अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये बाउंडेड होती है। Sn एक सीक्वेंस है जो कि कन्वर्स करेगी, n कॉमन लेके कैंसिल कर दोगे 1/n, तो ये 1 की तरफ जाएगी क्योंकि ये 0 हो जाएगा। कहाँ जाएगी, 1 की तरफ। तो बाकी सारे के सारे इनकरेक्ट होंगे। ये जो Sn सीक्वेंस है, कई बारी मैंने तुमको बताया है, कई बारी मैंने तुम्हें समझाया है, एक बार और समझाते और बताते हैं। जैसे यहाँ n कॉमन लोगे, यहाँ n की पावर 4 कॉमन लोगे, तो n यहाँ से और यहाँ n की पावर 4, टोटल कॉमन क्या आएगा, n की पावर 5। n स्क्वायर यहाँ से, n क्यूब यहाँ से, n की पावर 5 कॉमन आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचा 3, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचे 1, यहाँ बचेगा हमारे पास 1, बाकी इधर वाली जितनी टर्म है वो सारी जीरो हो जाएंगी। तो 3/1 इज़ द करेक्ट आंसर। 3/1 यानी 3 है हमारे पास, करेक्ट आंसर होगा। समझ आया, बहुत बढ़िया। जैसे Sn हमारे पास सीक्वेंस है, n स्क्वायर यहाँ बड़ा नंबर है, यहाँ बड़ा नंबर, कॉमन लेके कैंसिल करोगे तो ये ज़ीरो होगा, ये ज़ीरो होगा, क्योंकि ये 3/n बचेगा, 5/n बचेगा। ये 5/n स्क्वायर, 7/n स्क्वायर, इन्फिनिटी रखोगे तो ये भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो। यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, n स्क्वायर के कोफिशिएंट जो होंगे वही इसका लिमिट होगा, ये कैंसिल हो गया। ये जैसे Sn हमको इसकी लिमिट चाहिए, तो ये वाला जो टर्म है An आप निकाल लो। कई बारी मैंने आपको समझाया है, ये क्लास के अंदर सवाल मैंने कराया है। 3n का फैक्टोरियल लिखा हुआ है, 3n का फैक्टोरियल है, क्या है, 3n का फैक्टोरियल ही है अपॉन n फैक्टोरियल, ऐसा लिखा है क्या। यहाँ 3n की पावर 3 है या 3n का फैक्टोरियल है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ इस क्वेश्चन के अंदर। 3n का फैक्टोरियल नहीं, फैक्टोरियल तो ऊपर लगा है, लेकिन 3n क्यूब, क्यूब लगा हुआ है क्या। हम्म,
ये बात हम समझ नहीं पा रहे हैं, सवाल लिखा क्या हुआ है। रुको मैं चेक करता हूँ। मुझे याद नहीं आ रहा है ये सवाल लिखा क्या हुआ है, क्योंकि अगर यहाँ 3 करते हैं फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना, तो इसको भी कैंसिल करो, है ना। अगर इस टाइप का कोई सवाल मैंने करवाया है मुझे लगता है क्लास के अंदर, है ना, आप लोग देखिएगा और बताइएगा, एलियो अपडेट वाली जो क्लास हैं, तो वहाँ पे 27 इसका आंसर आ रहा था, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। तो देखिएगा, इसको ऐसे लगवाया होगा हमने, an+1/an की लिमिट हमें निकालना है। अगर इसकी लिमिट एल आती है तो ये इम्प्लाई करता है कि जो लिमिट होगा हमारे पास an⁴ इसकी भी लिमिट क्या आएगी, यल। ये बात मैंने बताई है और इस पर क्वेश्चन करवाया। अब ये देखो, ये हमारे पास सीक्वेंस कैसी है, मोनोटोन इंक्रीजिंग है, बाउंडेड बिलो है, माउंटेड अबव। अरे भाई, माउंटेड नहीं होती, यहाँ बी लिखो, बाउंडेड, ठीक है। इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं ये लोग। अब देखो, ये तो कंफर्म है, ये जो सीक्वेंस है, जैसे यहाँ एन एंड कॉमन लोगे, कैंसिल करोगे तो 2/3 आएगा, एक फाइनाइट लिमिट आ गया, यानी बाउंडेड सीक्वेंस है। तो बाउंडेड है तो बाउंडेड अबव भी होगी, बाउंडेड बिलो भी होगी। क्या है देखो, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखने के लिए आप SN+1 करिए, तो SN+1 करेंगे तो 2n और प्लस का 2 आएगा तो -5 बचेगा, यहाँ आ जाएगा 3n प्लस का 3 आएगा तो 4 आ जाएगा, है ना। और एस एन को माइनस कर दो, एस एन को माइनस कर दो, यानी 2n माइनस का 7/3n प्लस का 1। इसको जब सॉल्व करोगे तो देखोगे ग्रेटर देन 0 आ गया, यानी SN+1 माइनस एस एन देखोगे 0 से बड़ा आ गया, तो इंक्रीजिंग भी होगा, यानी सारे ऑप्शन इसके करेक्ट होंगे, है ना। तो ऑल ऑफ दीज वाला सही होगा। जैसे ये हमारे पास एस एन इस तरीके से दिया गया, देन द सीक्वेंस विल बी, ये कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट, इसके बारे में। जैसे ये सीक्वेंस है, अगर इसको हम ऐसे लिखें, ध्यान दो, अगर इस n को हम तोड़ें थोड़ा सा पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में, 1/a/n प्लस का b/n+1, यहाँ से अगर a की वैल्यू हम निकालते हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन, मान लो ये x वाला टर्म है तो यहाँ से 0 मिलेगा, यहाँ पे आप रख दोगे तो हमारे पास a का मान 1 आएगा, यहाँ से -1 मिलेगा, रख दोगे तो -1 आएगा, यानी टर्म जो आएगा हमारे पास 1/n माइनस का 1/n+1 इस तरीके से आएगा। यानी बड़े नंबर को 1/1 ही रखना है और छोटे नंबर को माइनस कर देना 1/2, फिर 1/2 माइनस 1/3, इस तरीके से आगे बढ़ते जाना है, 1/n माइनस का 1/n+1 इस तरीके से। यह सीक्वेंस हमने SN लिख दी। क्या किया है, समझ पाए या नहीं, समझ गए होगे, है ना। ये क्वेश्चन करवाया है मैंने इस टाइप का क्लास के अंदर। आ अबे यार, हाँ अब देखो इसमें हो क्या रहा है, ये वाली टर्म कैंसिल्स हो जाएंगी, ये वाली, तो हमारे पास क्या आएगा, 1+1/n आएगा, ये 0 की तरफ चला जाएगा, ये 1 आएगा, जो कि फाइनाइट लिमिट आ गया, तो हमारे पास कन्वर्जेंट होगा। क्लियर है, समझ आई बात। 89 का जो टर्म होगा ये हमारे पास कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा। लेकिन हमें इंक्रीजिंग भी चेक कर लेना है, ये इंक्रीज करता है या नहीं करता है, उसके बारे में भी सोच लो। तो जैसे SN हमारे पास ये आया, क्या 1/1 प्लस ऐसे, SN+1 निकालोगे तो 1+1/n+1 इस तरीके से आएगा। दोनों का डिफरेंस अगर कर दोगे आप, है ना, यहाँ पे 1+n वाला भी टर्म रहेगा, तो घटाओगे तो हमारे पास यही आएगा, और ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग होगा, यानी बी भी सही है, ए और बी सही है, तो यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट जवाब। ओके, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल हैं यार, थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे तो काम हो जाएगा, बाकी इनकरेक्ट हैं। एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्जेस टू इट्स सुप्रीमम, कितनी बार बताया। एवरी सब सीक्वेंस ऑफ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट की हर एक सब सीक्वेंस कैसी करती है, कन्वर्ज हो करती है, बाकी सब गलत हो गए। अगर SN L की तरफ जा रहा है, TN L डैश की तरफ, तो SN और TN हमारे पास L/L की तरफ जाएगा। अलजेब्रा ऑफ लिमिट, यहाँ पे देखो ये 2 हटा दो तो ये E की तरफ जाएगा, अगर ये 2 हटा दिया जाए तो E की तरफ जाएगा, तो ये मतलब ये ऐसे है 1/1+1/n और साथ में 1+1/n का होल स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया इन्फिनिटी रखने पे, ये हमारे पास E की तरफ जाता है, E का गुणा 1 में होगा तो E ही आंसर आएगा, तो ऑप्शन A करेक्ट होगा, ये सारे इनकरेक्ट हो गए। ये हमारे पास देखो, ये -1n टाइप की सीक्वेंस है, ओपन करके टर्म लिखे हैं, तो ये बाउंडेड सीक्वेंस होती है, ऑसिलेटरी नहीं होती है ना। ये सीक्वेंस हमारे पास कैसी है, बाउंडेड सीक्वेंस है। जैसे ये हमारे पास SN लिखा है, कई बारी मैंने आपको ये समझाया, मैंने बताया था कि SN2 √2 √2 इस तरीके से टर्म आएगा, जब लिखोगे यहाँ पे 1 लिखोगे तो यहाँ भी 1 लिखना पड़ेगा, है ना। तो 2 S2 की वैल्यू आएगी 2
S1 की जगह फिर रूट 2 लिखोगे। तो इस टाइप की जो भी सीक्वेंस अगर आती है आपके पास, जैसे अंडर रूट पी, अंडर रूट पी, अंडर रूट पी, इस तरीके से, है ना, अंडर रूट के अंदर पी, अंडर रूट के अंदर पी, अंडर रूट के अंदर पी, इस तरीके से कोई भी सीक्वेंस ले लो बच्चा पार्टी, वो हमेशा पी की तरफ से आती है। तो पी यहाँ पे पॉइंट कौन सा है, 2, इसकी तरफ कन्वर्स करेगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सीक्वेंस हमको दी गई है, चाहे यहाँ कुछ भी लिखते हैं, ये जो होता है इसको ई की पावर पे आप चढ़ा दो बस। अगर यहाँ पे 1 के अलावा कुछ लिखा है तो उसको ई की पावर पे चढ़ाओ, वही आंसर होगा। ये सही होगा, ये गलत, ये गलत, ये गलत। कॉसी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है, ना डाइवर्जेंट, ना ऑसिलेटरी, ना बाउंडेड। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने बहुत क्वेश्चन कवर आउट कर रहे हैं, समझो 200 के 100 के आसपास पहुंच रहे हैं। क्लियर है, बहुत बढ़िया। लिमिट पॉइंट इस सीक्वेंस का क्या होगा, ज़ीरो, जो कि सेट के अंदर नहीं होता है, क्योंकि जैसे इन्फिनिटी इसमें रखोगे इस तरीके से, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n शुड बी ज़ीरो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, 100%। हमको तो बड़ा मज़ा आ रहा है, तुमको आ रहा है कि नहीं ये तुम्हें समझना है। ओके। ये देखो, ये आहा क्या बढ़िया सीक्वेंस मिली है, -2 की पावर n, -1 की पावर n जैसा है, बाउंडेड कहाँ गया? क्योंकि इसके दो ही लिमिट पॉइंट होंगे, बार बार ऑसिलेट करेंगे, -2, 2, है ना, तो बाउंडेड सीक्वेंस होगा, ऑसिलेटरी कन्वर्जेंट नहीं होगा। ए सीक्वेंस एस एन ऑसिलेटरी इफ इट इज अ कन्वर्जेंट हो तो ऑसिलेटरी, डाइवर्जेंट हो तो ऑसिलेटरी, नाइदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट। हाँ, डाइवर्जेंट सीक्वेंस को हम ऑसिलेटरी कहते हैं, ठीक है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस को ही ऑसिलेटरी सीक्वेंस हम लोग कहते हैं। या ऐसा कह सकते हो, ऐसी सीक्वेंस जो कि डाइवर्जेंट हो, कन्वर्जेंट ना हो, नाइदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है इस वाले क्वेश्चन के लिए। अ सीक्वेंस इज सेड टू बी डाइवर्जेंट सीक्वेंस इफ इट इज डाइवर्जेस प्लस इन्फिनिटी आइदर माइनस इन्फिनिटी, कई बार ही बताया। द सुप्रीमम ऑफ दिस सीक्वेंस, कुछ नहीं, एन कॉमन लेके कैंसिल कर दो, आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी रखोगे तो 1/1 आंसर 1 आएगा, ये वाला कैंसिल हो गया ये भी। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। अब ये तो रट जाना चाहिए, मुझे रट गया सवाल करते करते। मॉड ऑफ एस एन कन्वर्जेंस है तो एस एन कन्वर्जेंट होगा, नहीं, ज़रूरी नहीं है। आप ये वाली सीक्वेंस ले लो, -1 1, है ना, एन ऑड पे और एन इवन पे, एस एन, तो इसका मॉड निकालोगे एस एन का तो हमारे पास 1 आएगा, कन्वर्जेंट कांस्टेंट सीक्वेंस। लेकिन अदरवाइज इसके पास 2 लिमिट पॉइंट आएंगे, 2 लिमिट पॉइंट वाली सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होती, क्योंकि -1 की पावर n वही बन गई, है ना। तो मे और मे नॉट बी कन्वर्जेंट, यानी नॉट कन्वर्जेंट के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट जवाब, है ना। ये वाले तीनों गलत हो गए, मैंने बताया यहाँ पे प्लस है, ठीक है, नहीं नहीं, ये 1 है, क्या है, 105, ये प्लस होगा, हाँ ना, यहाँ पे प्लस होगा, ये 1+1/n+1 की पावर n+1 है यहाँ, और अगर यहाँ सेम है तो भी ये ई की तरफ जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है, कहानी ख़त्म। ये जो साइन एन पाई थीटा है, क्या है, साइन एन पाई थीटा, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट हमारे पास कब होगी? देखो, थीटा 0 लोग तब भी कन्वर्ज हो जाएगी। अबे यार, साइन एन पाई थीटा है गधा लोग, थीटा है ना, तो थीटा को एक बार हम ज़ीरो ले रहे हैं, एक बार हम थीटा को 1 ले रहे हैं। तो जब ज़ीरो लोगे तो साइन एन पाई इंटू ज़ीरो, यानी ये ज़ीरो सीक्वेंस आ जाएगी। यहाँ 1 लोगे तो हमारे पास साइन एन पाई, तो भी हमारे पास ये साइन एन पाई का मान 0 होता है। जीरो सीक्वेंस हमेशा कैसी होती है, कन्वर्जेंट और ज़ीरो पे कन्वर्ज करती है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट जवाब, ये वाले इनकरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये देखो हमारे पास 107 नंबर पे जो है हमारे पास -1 की पावर n 1+1/n, देन एस एन की लिमिट हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा, एस एन की लिमिट क्या होगा। देखो, एक बात तो तय है, इसकी लिमिट निकालने के लिए -1 की पावर n 1+1/n है, तो जैसे n टेंस टू इन्फिनिटी रखोगे तो ज़ीरो की तरफ जाएगा, तो -1 की पावर n, लिमिट इसकी +1 और -1 दोनों आएगी, दोनों आएगी, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बी भी सही होगा और सी भी सही होगा, एक ऑप्शन इसका सही नहीं होगा, है ना, अगर एक दिया गया तो गलत है, क्योंकि इसके दोनों लिमिट आएंगी, +1 भी आएगी और -1 भी आएगी। लिमिट पॉजिटिव ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है।
देखो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले वाली वीडियो में करवाया था, तो पहले वाली वीडियो में करवाया था तो पॉजिटिव रूट ये निकल के आया था, सेम क्वेश्चन यही था, तो दोबारा नहीं करा रहे हैं। सुप्रीमम इस सेट का है, देखो एन कॉमन लोगे यहाँ से, एन यहाँ से कॉमन लोगे तो 2/3 आएगा, क्योंकि ये 1/n0 होगा, 1/n0 होगा, तो सुप्रीमम 2/3 होगा, बाकी सब इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ -1 n लिखा है, देन डी एस सेट बनाना है, यानी ड्राइव सेट इसका बनाना है, तो ड्राइव सेट क्या आएगा, लिमिट पॉइंट का कलेक्शन पूछ रहा है, यानी ड्राइव सेट का मतलब इस सेट के लिमिट पॉइंट्स होंगे, क्या होंगे, -1 + 1, -1 के -1 + 1 होगा, तो इस सेट का ड्राइव सेट हमारे पास क्या हो गया, ये ऑप्शन डी, यानी लिमिट पॉइंट का कलेक्शन पूछ रहा था। इस सीक्वेंस को कहाँ पे, ये क्या कह रहा है, मोनोटोन है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, डाइवर्जेंट है, इसके बारे में बताना है। तो ये 2n है अपॉन n फैक्टोरियल है, ये an हमको दिया गया, तो इसके लिए आप an+1 अपॉन an निकालो, तो ये आ जाएगा 2n+1 अपॉन n+1 फैक्टोरियल। इसको जब गुणा करोगे तो n फैक्टोरियल अपॉन 2n से n कट जाएगा, तो यहाँ ऊपर आएगा 2/n+1। जैसे ही इसकी लिमिट निकालोगे ज़ीरो आ गई, जीरो हमारे पास 1 से छोटी होती, तो अगर 1 से छोटी होती है इसकी लिमिट an+1 अपॉन an अगर <<1 होती है तो ये ज़ीरो की तरफ कन्वर्ज करता है, कहाँ पे, ज़ीरो की तरफ, तो ये कन्वर्जेंट हो गया। तो कन्वर्जेंट अगर है तो ये डाइवर्जेंट तो नहीं होगा। अगर कन्वर्जेंट है तो सिर्फ ये मोनोटोन, इंक्रीजिंग नहीं होगा, डिक्रीजिंग नहीं होगा, मोनोटोन हो जाएगा। इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। या ऐसे आप सोच सकते हो जैसे 2n e⁻x का ग्राफ ऐसा होता है n फैक्टोरियल, है ना, एक्स 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 पावर n, नहीं नहीं नहीं, नॉट पॉसिबल। 11। मोनोटोन होगा। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के बारे में कैसे बताएंगे। ठीक है, सही है। यहाँ पे देखो, हाँ, ये हमारे पास n> के लिए हमारे पास क्या वैल्यू होगी, देखो समझाते हैं। इसको ऐसे लिखो, 2n/2n+3 माइनस का 2 <1/4 है, ये 2 यहाँ से हटा के प्लस का ले आओ, 4×2 8 और 1 9/4 हो गया। यहाँ पे 4 से गुणा करोगे तो यहाँ पे 8n हो गया, <<, 9 से गुणा करोगे तो 18n प्लस का 27 हो गया, ठीक है। इधर ले आओ माइनस का 27, ये हो गया 18n, 18 माइनस का 8n, तो ये हो जाएगा 10n, <<, हो गया माइनस का 27। 10 से जब भाग करोगे तो माइनस का 2.7 <<, तो n> माइनस का 2.7 आ गया, तो n> यम मान लो माइनस का 2.7, तो भी तो सही नहीं है, क्योंकि 4×2 8 1 9 होता है, और 9/4 होगा, तो 4 से गुणा करोगे 2×2 4 नहीं, 4 से गुणा करो 4×2 8n, और हो जाएगा 9×2 18n, और प्लस का 27 हो जाएगा, n> यम 112, है ना। तो m हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है, m हमारे पास आ रहा है यहाँ पे माइनस का 2.7, जो कि इसके ऑप्शन के अंदर नहीं, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो नॉन ऑफ दिस सही हो जाएगा। अब ये देखो, ये वाली जो है इसकी हमारे पास लिमिट ज़ीरो जाएगी, हमको याद है। सर आपको याद है, मुझे नहीं पता, कैसे करें बताइए आप। अबे रुको यार, n+1 -√n है, इसके रेसिप्रोकल से गुणा और भाग कर दो, करेंगे कि नहीं, कर देते हैं। तो ये जब इसकी गुणा करोगे इसमें बच्चा पार्टी, समझिए, तो ये होगा ऊपर n+1 माइनस का n, a² - b² अपॉन नीचे आएगा √n+1 प्लस का √n, कैंसिल हो गया, ये 1/n समथिंग आ गया, जैसे इसे इन्फिनिटी रखोगे ज़ीरो की तरफ जाएगा। वाओ, एस एन है ना, देन द लिमिट ऑफ एस एन, इसमें लिमिट पूछ रहा है, ऑप्शन बी भी सही होगा, ए भी सही होगा, ये वाला गलत हो जाएगा। हमने कहा था ना कि जैसे इन्फिनिटी रखोगे तो ये ज़ीरो की तरफ जाएगा, ये -1n आएगा, तो ये +1 भी होगा और -1 भी होगा। द सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ दिस सेट, वाओ, इस सेट का सुप्रीमम और इन्फीमम चाहिए, क्या बात है। जैसे एम की जगह 1 रखोगे तो 1+1/1, 2 रखोगे तो दूसरा टर्म आ जाएगा 2+1/2, 3 रखोगे तो 3+1/3, इस तरीके से आएगा। तो ये पहला बड़ा टर्म हमारे पास कितना है, 2 है, तो 2 हमारे पास इसका क्या है, सुप्रीमम 2 है। अच्छा, तो इस हिसाब से तो ये 2 से बड़ा ये वाला टर्म है, 2×2 = 4 और 5, 5/2 यानी 2.5 हो जाएगा, फिर उससे बड़ा ये हो जाएगा, उससे बड़ा ये हो जाएगा, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा टर्म, फिर क्या कहोगे आप, है ना, इस तरीके से तो ये बढ़ता चला जाएगा। तो कहने का मतलब जो सुप्रीमम होगा,
जैसे n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे तो 0 हो जाएगा और ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो सुप्रीमम इसका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो बाकी ये सारे गलत हो गए क्योंकि सुप्रीमम एग्जिस्ट ही नहीं करा। इन सारे ऑप्शन में देखो सुप्रीमम दिख रहा है और इन्फीमम भी दिख रहा है, तो सुप्रीमम एग्जिस्ट ही नहीं किया, एक चीज़ निकाले तो इन्फीमम अपने आप क्या हो गया, 1 हो गया। बहुत बढ़िया। हाँ एन क्यूब है, देखो ये वाला क्वेश्चन मैं बता रहा था ना पिछली बार है ना, वही कह रहा है ये एन क्यूब का फैक्टोरियल है, एन क्यूब का फैक्टोरियल है अपॉन 3n का फैक्टोरियल है ऐसे। तो अगर इसका जब करोगे तो n+1 का क्यूब का फैक्टोरियल ऐसे लगाओगे क्या? नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ होगा, ऊपर एन क्यूब ही होगा हमारे हिसाब से। ये देखो हमने क्लास के अंदर करवाया है ये सवाल है ना, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे है क्या एक्चुअली में, एन क्यूब का फैक्टोरियल है क्या नहीं, है ना। ये क्लास के अंदर करवाया है, आप लोग देख के बताइएगा हमको क्या आंसर आया है ना। आंसर तो इसका यही आएगा, हमको कंफर्म है, पता है आंसर इसका यही आएगा क्योंकि क्लास के अंदर मैंने कराया है। ये देखो एक्स हमारे पास वो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है जहाँ पे एक्स पॉजिटिव रियल नंबर आ रहा है और एस एन हमारे पास एक लिमिट एल की तरफ से आ रहा है। एस एन हमारे पास कहाँ जा रहा है, लिमिट एल की, इस टाइप का आपको कराया है। लिमिट हमारे पास 0 या 0 से बड़ी होगी, है ना, ये सारे बात नहीं होंगी, पॉजिटिव रियल नंबर है ना। नॉट ट्रू पूछ रहा है, ये ज़रूर देखना, हर एक बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती, बिल्कुल गलत बात है क्योंकि -1 की पावर बाउंडेड है बट कन्वर्जेंट नहीं है। एवरी बाउंडेड कन्वर्जेंट यही सही होगा, बस कहानी खत्म। एवरी कन्वर्जेंट बाउंडेड, यस इट इज़ ट्रू, तो गलत हो गया, सही वाला गलत है। 1/NP 0 की तरफ, यस इट इज़ गलत, ये भी गलत। रेंज ऑफ इज दिस सीक्वेंस -1+1, जो लिमिट पॉइंट का कलेक्शन होता है वही रेंज हो जाएगा। एस एन इन्फिनिटी जा रहा है, टी एन बाउंडेड है, तो एस एन प्लस टी एन भी हमारे पास डाइवर्जेंट हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएंगे। क्यों, एक इन्फिनिटी है तो दूसरा इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो क्या ही फ़र्क पड़ता है भाई। सोल्यूशन ऑफ दिस, ओहो वाओ, क्या बात है, 121। तो इसमें है कुछ खास नहीं, ये हमारे पास Sn-1 का मॉड है लेस देन एप्साइलन है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे माइनस एप्साइलन लेस देन Sn-1 लेस देन एप्साइलन। 1 से अगर हम दोनों तरफ ऐड कर देंगे तो 1 माइनस एप्साइलन Sn 1 प्लस एप्साइलन, ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, ये वाले इनकरेक्ट हो जाएंगे। डोमेन ऑफ दिस सीक्वेंस, फिर वही बात, कितने मतलब इस सवाल को कितना ज़्यादा बार दिया गया तुम समझ सकते हो। डोमेन जो सीक्वेंस का होता है कितनी बार बताए हैं, नेचुरल नंबर होता है, को डोमेन रियल नंबर होता है, तो ऑप्शन डी सही होगा, बाकी सारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। ये जो सीक्वेंस दी गई है इसके बारे में अगर हम बात करें, है ना, n ग्रेटर आर इक्वल टू n एप्सिलॉन एस एन, हाँ एस एन यहाँ पे रखो, लेस देन एप्सिलॉन यहाँ दिखा रहा है, तो एस एन की जगह देखो ये है Sn-0 लेस देन एप्सिलॉन है, एस एन की जगह आपको 1/3 की पावर n रखना है, ये लेस देन एप्सिलॉन है। तो जैसे आप करोगे इसमें कुछ करना खास नहीं है, इसकी इनइक्वालिटी चेंज करने के लिए हमने ऐसे कर दिया, यहाँ पे log ले लेंगे तो n log 3 इनइक्वालिटी लेस देन एप्सिलॉन, इस तरीके से आ गया, ठीक है। और इस तरीके से आ गया। अब देखो तो n जब log उधर जाएगा तो हमारे पास लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन log 3, क्या होगा, एप्सिलॉन अपॉन log 3, वाओ, एप्सिलॉन अपॉन log 3। इधर भी तो लॉग लोगे यार, इधर भी तो लॉग लेना पड़ेगा, तभी तो दोनों तरफ लॉग आएगा। लॉग इधर लिया, लॉग इधर लिया, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग एप्सिलॉन अपॉन log 3, ठीक है। और देखो अगर इधर माइनस लगा दोगे, n ग्रेटर देन माइनस लगा दोगे तो ये हमारे पास log एप्सिलॉन अपॉन log 3 हो जाएगा, है ना, ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी माइनस लगाने से, तो हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बाकी इनकरेक्ट हो जाएंगे। टेकिंग log बोथ साइड, और कुछ नहीं किया। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू, n अपॉन n की पावर, अगर n की पावर 1/n रहता है तो आंसर 1 आता है, तो ये बी सही होगा, ठीक है, और ये यही गलत हो जाएगा। n अपॉन n की पावर 2/n हो चाहे n की पावर 1/1 हो, आंसर 1 ही होगा, तो ये वाला सही है, जो सही है वही गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। एवरी कॉसी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती हैं, कन्वर्जेंट बाउंडेड होती हैं, तो ये वाले इनकरेक्ट हो जाएगा। एवरी कॉसी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती हैं, कन्वर्जेंट बाउंडेड होती हैं, ये इनकरेक्ट होगा। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज़ यूनिक लिमिट पॉइंट, हैज़ लिमिट एंड लिमिट पॉइंट, हैज़ लिमिट पॉइंट, हैज़ लिमिट पॉइंट एंड बाउंड्स, है ना। 126 की हम बात कर रहे हैं, सारे सही होंगे।
कंसीडर द सीक्वेंस जहाँ पे एस एन बिलोंग कर रहा है इस वाले रेंज में हमारे पास ओपन इंटरवल में, है ना। तो लिमिट पॉइंट जो होता है चाहे क्लोज इंटरवल हो या ओपन, क्लोज -1 to 1 होता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट जवाब, बाकी इनकरेक्ट होंगे। डोमेन ऑफ द सीक्वेंस हमेशा नेचुरल नंबर होता है। कितनी बार ये क्वेश्चन आ गया। अब ये देखो ये वाला सवाल है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1/n और 1 - 1/n इस तरीके से। क्या लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको। जब पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया। ये हमारा ई की तरफ कन्वर्ट करेगा, ये हमारा माइनस ई की तरफ कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे जो होता है वो ई की पावर पे आ जाता है। तो ये हमारा ई हो गया इंटू 1/e हो गया, कैंसिल हो गया, आंसर 1 आएगा। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। बाकी सारे कैसे हो गए, इनकरेक्ट हो गए। वाओ, क्या और कोई सवाल है? नहीं है। तो हम लोगों ने क्या बाजी मार ली। ओके, वाओ, है ना, ग्रेट। हम लोगों ने 2 वीडियोस कर लिए, है ना, सीक्वेंस कंप्लीट आउट कर लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे सीरीज, देन लाप्लास वाला कंसीडर करेंगे जल्दी जल्दी कर, है ना। ये सारे क्वेश्चंस देखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।